वेलकम टू द आर्या अकेडमी। आज हम भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मगध राज्य का उत्कर्ष, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यदि हम इस टॉपिक की बात करें तो टॉपिक सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो यहां से 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 8 मार्क्स के और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज यहां पर बनते हैं। मतलब अगर देखें तो हर प्रकार के, चाहे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो या लघु उत्तरीय प्रश्न हो या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, वो सारे प्रश्न आपसे बन सकते हैं। कहां से? यहां पर मगध राज्य के उत्कर्ष से। और रही बात ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी यहां से बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। क्लियर है? तो चलिए आज हम देखते हैं किसको, भारतीय इतिहास का टॉपिक मगध राज्य का उत्कर्ष। जैसे कि इतिहास में अगर हम देखें तो इतिहास को, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है कि इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला आपका होता है प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आपका होता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा आपका होता है ऐतिहासिक काल। यदि हम बात करें प्राक ऐतिहासिक काल की बात करें, प्री हिस्टोरिक एज की बात करें, तो इसका अर्थ होता है कि उस काल को जानने का स्रोत क्या, अगर हम स्रोत के आधार पर देखते हैं तो प्राक ऐतिहासिक काल कहने का मतलब क्या होगा कि प्राक ऐतिहासिक काल के इतिहास को जानने का स्रोत सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या फिर पुरातात्विक साक्ष्य होगा। इस काल में लेखन शैली का विकास नहीं हुआ था, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के साहित्यिक उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलते हैं। इस काल को जानने का स्रोत सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, खुदाई से मिले हुए जो भी अवशेष होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं, वही क्या होंगे, आपके इस काल को जानने के स्रोत होंगे। तो इस काल में बेसिकली हम किसको रखते हैं, पाषाण काल को। दूसरा आपका था क्या, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। तो आद्य ऐतिहासिक काल को जानने का स्रोत क्या होगा, पुरातात्विक साक्ष्य ही होगा। लेकिन इस काल में लेखन शैली का विकास हो चुका था, लेकिन जो लेखन है उस लेखन की लिपि को अभी तक क्या नहीं किया गया है, पढ़ा नहीं गया है। इस काल का जो उदाहरण होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा था आपका ऐतिहासिक काल। तो जैसा हमने पहले देखा पाषाण काल, जिसको हमने रखा प्राक ऐतिहासिक काल के अंदर। दूसरा हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हमने किसके अंदर रखा, आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर रखा। और सिंधु घाटी सभ्यता का जैसे ही पतन होता है, इसके बाद जो आता है काल आपका, वो कहलाता है ऐतिहासिक काल। और इस ऐतिहासिक काल को जानने का जो स्रोत है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो है ही, साथ में क्या है, इस काल में जो भी लेखन शैली है उस लेखन शैली हमारे पढ़ने योग्य है, समझने योग्य है। तो क्या हो जाएगा, इस ऐतिहासिक काल को जानने का स्रोत होता है पुरातात्विक साक्ष्य और साथ में क्या, साहित्यिक स्रोत। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किसमें आ रहा है, आपका आद्य ऐतिहासिक काल में आ रहा है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जहां पर खत्म होता है, उसके बाद जो एरा आपका आता है उसको हम कहते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल के बाद जो भी हम इतिहास पढ़ेंगे, वैदिक काल से लेकर जो भी इतिहास हम पढ़ेंगे वो किसमें आएगा, आपका ऐतिहासिक काल में आएगा। क्लियर है? तो इसको हम चर्चा करते हैं कब, जब उधर हम पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो आपका होगा वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आएगा। और उत्तर वैदिक काल के बाद जब सनातन धर्म में कुछ क्या आएंगी, कुछ बुराइयां आएंगी, और उन बुराइयों को दूर करने के लिए क्या होगा, धर्म सुधार आंदोलन चलाए जाएंगे। और वहां पर 2 बड़े धर्मों का उदय होगा, जो क्या होंगे, आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये जो हम पढ़ रहे हैं मगध राज्य का उत्कर्ष, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के समय की क्या है, ये इतिहास है। इसके पहले जो इतिहास हमने पढ़ा था वो था क्या, आपका महाजनपदों का उदय। और महाजनपदों का उदय आप समझते हैं क्या होता है, महा अर्थात बृहद, जनपद कहने का मतलब क्या होता है, बड़े शहर। जैसे भारत अभी वर्तमान में क्या है, विभिन्न राज्यों में बटा हुआ है, वैसे ही उस समय पूरा भारत विभिन्न महाजनपदों में बटा हुआ था। और महाजनपदों की संख्या कितनी बताई गई है, 16 बताई गई है। तो महाजनपद कहने का मतलब क्या हो रहा है, 16 बड़े शहर, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, महाजनपद। तो महाजनपद काल जब हम पढ़ते हैं तो यहां हम देखते हैं कि इन महाजनपद काल का उदय कैसे हुआ। तो महाजनपद काल का, इसको हम पूरी तरह से पढ़ते हैं किसमें, हम महाजनपद काल में। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाते हैं जिस पर हम चर्चा क्या करेंगे, महाजनपद काल के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां फिर भी थोड़ा सा
इस मगध राज्य को पढ़ने के पहले थोड़ा सा महाजनपद काल के बारे में आपको मैं संक्षेप में बता देता हूँ। महाजनपद की अगर हम बात करें तो उस समय भारत में 16 महाजनपद थे और इन महाजनपदों का उल्लेख जहां पर मिलता है वो है बौद्ध धर्म की किताब अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म की किताब भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची बताई गई है। इन 16 महाजनपदों में जो सबसे पावरफुल महाजनपद हुआ, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ, वो था आपका मगध। और आगे चलकर मगध क्या बन जाता है, साम्राज्य बन जाता है, जहां पर बहुत सारे राजवंश क्या करते हैं, यहां पर शासन करते हैं। तो अगर हम बात करें महाजनपदों की, तो इन महाजनपदों को, ये महाजनपद 16 थे और इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था मगध। लेकिन इन महाजनपदों की एक और कैटेगरी है। इन महाजनपदों को और दो भागों में बांटते हैं। इन महाजनपदों में 10 महाजनपद क्या थे, गणतंत्रात्मक थे, मतलब जहां पर क्या था, राजा का चुनाव होता था किसके माध्यम से, जनता के माध्यम से। और जो बचे 6 महाजनपद हैं वो क्या थे आपके, वहां राजतंत्र था, मतलब वहां पर मोनार्की थी। कहने का मतलब क्या होगा कि राजा का पद वहां पर क्या था, वंशानुगत था, अर्थात राजा का बेटा ही क्या बन रहा था, राजा बन रहा था। गणतंत्र वाले महाजनपदों में सबसे पावरफुल था वज्जी संघ के अंतर्गत आने वाला वैशाली के लिच्छवी। इसको हम आगे पढ़ेंगे। इस वैशाली के लिच्छवी को जीतने के लिए अजातशत्रु को 16 साल तक क्या करना पड़ा, प्रयास करना पड़ा। उसके बाद जाकर क्या कर पाए, वो इन वैशाली के लिच्छवियों को जीत पाया था। तो गणतंत्र में सबसे पावरफुल वज्जी संघ के अंतर्गत आने वाले वैशाली के लिच्छवी थे। और वहीं राजतंत्र की अगर हम बात करें तो राजतंत्र वाले महाजनपदों में जिनकी संख्या 6 थी, वहां पर सबसे शक्तिशाली कौन था, मगध। और आने वाले समय में पूरे महाजनपदों में सबसे पावरफुल कौन हो जाएगा, मगध हो जाएगा। तो यहां आगे देखते हैं हम, यदि हम बात करें कि इन महाजनपदों का उदय का कारण क्या होगा, तो उदय के कारण के लिए फिर से थोड़ा पीछे आना पड़ेगा आपको। जिस प्रकार हमने देखा कि वैदिक काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते लोहे की खोज क्या हुई थी, हो चुकी थी। तो जब लोहे की खोज हुई तो लोहे की खोज ने क्या कर दिया कि लोहे की खोज ने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया और इससे लोगों को क्या मिलने लगा, रोजगार मिलने लगा। तो ये लोहे की खोज बेसिकली जिन क्षेत्रों में हुई वो क्षेत्र क्या थे, वर्तमान के यूपी बिहार के क्षेत्र थे। और आप समझ सकते हैं कि जब लोहे की खोज हुई तो बहुत अधिक संख्या में लोग इधर क्या करने लगे, पलायन करके आने लगे और यहाँ पर क्या करने लगे, बसने लगे। तो दूसरी बड़ी चीज क्या होगी यहाँ पर कि नगरीकरण की शुरुआत। आप समझ सकते हैं कि जब बहुत अधिक संख्या में लोग कहीं पर क्या करने लगे, निवास करने लगे, तो वो जगह क्या होगा आपका, अपने आप बड़ा होगा। बड़ा होगा जगह तो लोगों की सुविधाओं के लिए सुविधाएं भी क्या होंगी, अधिक मिलने लगेंगी वहां पर। तो इस तरह से क्या होगा, नगरीकरण की भी क्या हुई, वहां पर शुरुआत हुई। तो महाजनपदों के उदय का पहला कारण तो क्या हो गया आपका, लोहे की खोज। और लोहे की खोज से क्या हुआ, नगरीकरण। तो नगरीकरण भी क्या हो जाएगा आपका, एक कारण हो जाएगा किसका, महाजनपदों के उदय का। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण होगा कि यूपी बिहार के जो आसपास के क्षेत्र हैं, यहीं पर बेसिकली बड़े महाजनपद यहाँ पर देखे गए हैं। तो महाजनपदों के उदय में जो गंगा नदी की जो घाटी है, गंगा नदी की घाटी, या फिर कहना चाहिए क्या, जो गंगा यमुना का जो दोआब बनता है। और दोआब कहने का मतलब क्या होता है, दोआब का अर्थ होता है कि दो नदियों के बीच में जो जगह बच जाता है। जैसे कि एक नदी मान लीजिए ये गंगा नदी है, ये यहाँ से निकल रही है, ये मान लीजिए यमुना नदी है। तो इन दोनों नदियों के बीच में ये जो खाली जगह बच रहा है आपका, ये कहलाता है क्या आपका, दोआब। ये कहलाता है क्या आपका, दोआब। तो जो दोआब वाले जो क्षेत्र होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं। तो आप यहां समझ सकते हैं कि जो गंगा नदी की जो घाटी है या फिर जो गंगा यमुना दोआब है, ये दोआब के आसपास ही कैसे हैं, बड़े महाजनपद हैं। और ये दोआब की भूमि कैसी है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है। क्योंकि भूमि उपजाऊ है तो ऐसी स्थिति में कृषि के लिए कैसा है, ये बहुत उपयोगी है। तो लोग यहाँ पर क्या करने लगे, आने लगे और इनको खाद्यान्न उत्पादन के लिए क्या मिल गए, चीजें यहाँ पर मिल गई। तो यहाँ पर क्या करने लगे, लोग बड़ी संख्या में आकर बसने लगे। तो तीसरा महत्वपूर्ण कारण क्या हो जाएगा आपका कि गंगा या फिर क्या गंगा यमुना के दोआब की जो भूमि है कैसी है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है। या फिर गंगा नदी घाटी की क्या उपजाऊ भूमि या फिर कृषि योग्य भूमि, ये भी एक कैसा है, एक महत्वपूर्ण कारण होगा किसका, महाजनपदों के उदय का।
तो महाजनपदों के उदय के कारण लिखिए अगर पूछता है तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण कारण होंगे। पहला क्या होगा, लोहे की खोज। दूसरा आपका होगा नगरीकरण की शुरुआत। तीसरा आपका होगा गंगा और यमुना के दोआब की उपजाऊ भूमि। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण है किसके, आपके महाजनपदों के उदय होने के। आगे हम देखते हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है मगध राज्य का उत्कर्ष। अब देखिए महाजनपदों का उदय जो आपका काल होगा वो काल है 600 BC। तो 600 ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय हुआ। अब ये जो महाजनपदों का उदय का जो काल था, ये काल भारत के इतिहास में राजनीतिक व्यवस्था में, सांस्कृतिक व्यवस्था में और आर्थिक व्यवस्था में एक अभूतपूर्व क्या देखता है, बदलाव हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक सशक्त राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पर क्या दिखेगी आपको, संरचना पूरी क्या होगी आपको देखने के लिए मिलेगी। जो इसके पहले जो हमने इतिहास पढ़ा है, वैदिक काल का इतिहास या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो हमने एरा पढ़ा, वहां हमको एक परिपक्व राजनीतिक व्यवस्था हमको देखने को नहीं मिल रही थी। पर इस काल में हमको क्या मिलेगा, एक परिपक्व राजनीतिक व्यवस्था देखने को मिलेगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। यदि हम मगध की बात करें तो इस काल में कुछ ऐसे राजवंश हुए हैं जिन्होंने क्या किया है, अपने आप को साम्राज्य बनाकर क्या किया, प्रस्तुत किया। जिनमें प्रमुख राजवंश क्या है आपका, मौर्य, जिनको हम मौर्य राजवंश न कहकर क्या कहते हैं, मौर्य साम्राज्य की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कैसा है, मगध के उत्कर्ष को अगर हम देखें तो प्रारंभ में इसका इतिहास कैसा है, वो इतिहास में बुलंदियों पर पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं पर क्या होता है, जैसे ही मौर्य यहाँ पर मौर्यों का पतन होता है तो मगध यहाँ पर क्या होता है, अपना पराभव भी देखता है, अपना पतन भी देखता है। तो प्रारंभ करते हैं हम किसको, मगध राज्य के उत्कर्ष को। तो मगध राज्य के उत्कर्ष को अगर देखते हैं तो यहाँ पर हम अगर प्रमुख राजवंशों की बात करें तो जो प्रमुख राजवंश हमारे होंगे वो क्या होंगे, पहला जो राजवंश है वो है आपका हर्यक राजवंश। पहला है आपका हर्यक राजवंश। दूसरा है आपका शिशुनाग राजवंश। दूसरा है आपका शिशुनाग राजवंश। तीसरा है आपका नंद राजवंश। तीसरा है आपका नंद राजवंश। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण राजवंश है वो है आपका मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश। तो अगर हम मगध की बात करें तो मगध में बेसिकली क्या आते हैं आपके, हर्यक राजवंश, शिशुनाग राजवंश, नंद वंश और क्या आते हैं, मौर्य वंश। इसके बाद जो राजवंश आपके आते हैं वो भी मगध में ही रहते हैं, लेकिन कुछ राजवंश क्या करते हैं, अपनी राजधानियों क्या करते हैं, मगध से कहीं और ले आते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, मौर्योत्तर या फिर मौर्यों के बाद। और उसमें जो राजवंश आपके आते हैं वो 2 हैं, एक आता है शुंग वंश और एक आपका आता है कण्व वंश। शुंग और कण्व। तो आप देख सकते हैं यदि हम मगध राज्य के बारे में बात करें और उसके अंदर आने वाले राजवंशों की बात करें तो पहला है आपका हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, तीसरा है नंद वंश, चौथा है मौर्य वंश और उसके बाद मौर्योत्तर में जो आते हैं वो है क्या आपके शुंग और क्या है आपके कण्व वंश। तो हम इन सभी राजवंशों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इन राजवंशों जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जहां से बन सकते हैं उन पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। किंतु जो बेसिकली जो ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके आने के चांसेस कहां से हैं, वो आपके हैं मौर्य वंश से। मौर्य वंश की राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इनसे क्या होता है, क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं कहां पर, आपके मेंस के एग्जाम में। तो हम देखते हैं यहाँ पर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम हर्यक वंश। यदि हम राजाओं की बात करें तो पहले एक बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए इनके राजाओं के नाम भी देख लेते हैं। यदि हम हर्यक राजवंश की बात करें तो इसके जो प्रमुख राजा हुए, इसके संस्थापक का जो वास्तविक संस्थापक है उनका नाम है बिंबिसार। बिंबिसार। दूसरे राजा जो हुए इसके वो हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु। तीसरा शासक इस राजवंश का
वो था उदयन। चौथा शासक इस राजवंश का जो अंतिम शासक होगा वो होगा नागदशक। तो हर एक राजवंश में राजाओं की अगर हम बात करें तो हर एक राजवंश का संस्थापक कौन हो गया आपका? बिंबिसार। उसके बाद राजा बना अजातशत्रु, उसके बाद उदयन, उसके बाद कौन? नागदशक। नागदशक की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इसका अमात्य जो रहता है शिशुनाग, वही क्या करता है? इसकी हत्या कर देता है और एक नया राजवंश शुरू होता है। कौन सा आपका? शिशुनाग राजवंश। शिशुनाग राजवंश। शिशुनाग के प्रमुख राजाओं की अगर हम बात करें तो वो है आपके, पहला तो स्वयं जिसके नाम पर राजवंश है शिशुनाग, दूसरा कालाशोक, तीसरा है नंदीवर्धन। अगला देखते हैं हम लोग। नंदीवर्धन की मृत्यु होती है और इसके बाद एक नया राजवंश प्रारंभ होता है, उसका नाम है नंदवंश। हालांकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मगध राज्य में सबसे छोटा कार्यकाल किस राजवंश का हुआ है तो वो है आपका नंदवंश। और सबसे लंबा कार्यकाल किसका चला है तो वो है कौन? आपका ऑब्वियसली बात है वो कौन होगा? मौर्य राजवंश होगा। तो हालांकि ये नंदवंश सबसे छोटा रहा लेकिन तब भी इसमें 9 राजाओं का कार्यकाल देखा गया है। तो 9 राजाओं को पूरा पढ़ना नहीं है। इसके 2 प्रमुख राजा हुए। पहला है आपका महापद्मानंद और दूसरा है इसी का पुत्र। इसके 9 पुत्र, इसके 8 पुत्र होते हैं। तो 8 पुत्रों में जो बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली शासक बनता है वो है घनानंद। घनानंद की जब मृत्यु होती है तो इसके बाद एक राजवंश प्रारंभ होता है, उसका नाम है मौर्य वंश। और मौर्य वंश के शासक इतने प्रभावशाली होते हैं कि देखते ही देखते क्या होता है, ये मौर्य राजवंश मौर्य साम्राज्य में क्या होता है? तब्दील हो जाता है। इसके प्रमुख शासक हैं, जो इनका संस्थापक है वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद बिंदुसार। ध्यान दीजिएगा, हर एक राजवंश का संस्थापक है बिंबिसार और मौर्य वंश में जो दूसरे शासक हैं वो कौन है आपके? बिंदुसार। इसके बाद इसका पुत्र जो महान शासक है अशोक, वो है अशोक। और इसमें जो और भी राजा हुए हैं बहुत सारे, उन पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट शासक है वो कौन से, जिनको पढ़ना ही है, वो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और जो अंतिम शासक है वो है आपका बृहदत्त। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मौर्य वंश में 3 प्रमुख शासक कौन कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बृहदत्त। ये कहते हैं आपके इस राजवंश के प्रमुख शासक हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना ही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मगध राज्य के अंतर्गत कौन कौन से राजवंश आते हैं। तो पहला आपका हर्यक वंश आता है, दूसरा आपका शिशुनाग आता है, तीसरा नंद वंश आता है, चौथा आपका मौर्य आता है। हर्यक वंश के अगर राजाओं की बात करें तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? आपका बिंबिसार। शिशुनाग राजवंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मानंद। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। यदि हम इस राजवंश के अंतिम शासकों की बात करें तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? नागदशक। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है? नंदीवर्धन। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? घनानंद। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? बृहदत्त। तो आप समझ सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं तो आपसे क्या होने चाहिए? बनने चाहिए। लेकिन ये बहुत ज्यादा कहते हैं ये बेसिक और बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए तो आप लाइन से देखते हैं इन राजवंशों के राजाओं के बारे में। सबसे पहला आपका जो राजवंश है वो है आपका हर्यक वंश। और हर्यक वंश को, इस राजवंश
का जो संस्थापक है वो है आपका बिंबिसार। इस राजवंश को जरासंध आपने महाभारत अगर देखा है, अगर पढ़ा होगा तो उसमें जरासंध एक शासक होता है उसमें, तो उस शासक के राजवंश से इनका इतिहास क्या होता है, जोड़ा जाता है। तो अगर एग्जाम में कभी पूछ लेता है कि जरासंध के इतिहास से किस राजवंश का संबंध है, तो किसका संबंध है, हर्यक राजवंश का संबंध है। और इस राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है आपका, वो है बिंबिसार। वो है कौन आपका, बिंबिसार। इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक, इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है आपका, वो है आपका बिंबिसार। चलिए अब हम देखते हैं इसी बिंबिसार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर एग्जाम में पूछता है कि बिंबिसार का अन्य नाम क्या था, ये अक्सर पूछ लेता है, तो बिंबिसार का अन्य नाम, बिंबिसार का अन्य नाम ये था श्रेणिक, ये था श्रेणिक। बिंबिसार का अगर अन्य नाम पूछ लेता है तो बिंबिसार का अन्य नाम क्या था, श्रेणिक। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, देखिए अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, थोड़ा मेंस के हिसाब से भी अगर हम देखें यहाँ पर तो प्रीलिम्स के हिसाब से तो क्या पूछ रहा है आपको कि हर्यक राजवंश मतलब पूरे मगध राज्य का पहला राजवंश कौन सा है, हर्यक। मगध राज्य का उत्कर्ष किस राजवंश के साथ प्रारंभ हुआ, तो कौन है आपका वो, हर्यक। हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन हो गया, बिंबिसार। हर्यक राजवंश का संबंध किससे, या फिर हर्यक राजवंश को इतिहास में किससे जोड़कर देखा जाता है, तो जरासंध के राजवंश से जोड़कर देखा जाता है। उसके बाद इसका संस्थापक कौन हुआ, बिंबिसार। और बिंबिसार के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो बिंबिसार का जो अन्य नाम है वो क्या है, श्रेणिक। अब देखिए बिंबिसार ने, जैसा हमने पहले देखा ही है कि पूरे 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो हुआ वो कौन था आपका, वो था आपका मगध। तो मगध अगर सबसे पावरफुल हुआ है तो मगध के पावरफुल होने के पीछे जो कहानी होगी क्या होगी कि धीरे धीरे आगे आने वाले समय में मगध ने बाकी बचे जो 15 जो महाजनपद हैं उनको क्या कर लिया होगा, हरा दिया होगा और अपने साम्राज्य में क्या कर लिया होगा, मिला लिया होगा। तो अब कैसा है, साम्राज्यवादी नीतियां क्या करेंगे यहाँ पर शासक अपनाएंगे, लेकिन हमेशा युद्ध के द्वारा ही क्या करें, अपने साम्राज्य को बढ़ाएं। ऐसा हर शासक नहीं सोचते हैं, कुछ शासक इसके अलावा भी अन्य नीतियां क्या करते हैं, अपनाते हैं। तो यहाँ पर जो हर्यक राजवंश के जो संस्थापक बिंबिसार हैं, इन्होंने एक नीति अपनाई, उस नीति का नाम था क्या, विवाह नीति। उस नीति का नाम था विवाह नीति। अब देखिए विवाह नीति के फायदे क्या हैं और ये होता क्या है कि यदि आप आक्रमण करते हैं तो आक्रमण करेंगे, चलिए आप भले जीत जाते हैं, लेकिन जो सेनाओं का जो नुकसान होता है वो आपकी सेना भी क्या होगी, उसका नुकसान होगा और सामने की सेना का नुकसान तो होगा ही अगर वो हारता है तो। लेकिन इस नुकसान से बचने का एक तरीका है, कौन सा, आपका विवाह नीति। यदि आप क्या कर लेते हैं कि अपने पड़ोस के जो शत्रु राजवंश हैं या फिर जो पड़ोस के जो राजवंश हैं, जो पावरफुल राजवंश हैं, यदि आप उनसे क्या करते हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, तो इससे दो फायदे होते हैं। पहला तो क्या होगा कि आपको एक क्या हो जाएगा, मित्र मिल जाएगा और वो दोबारा आप पर क्या नहीं करेंगे, आक्रमण कभी नहीं करेंगे, क्योंकि कैसे हम आपके संबंधी बन गए। दूसरा क्या हो जाएगा कि बदले में क्या हो सकता है कि दहेज प्रथा तो उस समय भी चल रही थी आपकी, तो दहेज में क्या हो सकता है, आपको एक बड़ा क्षेत्र जिसको आप जीतने का प्रयास करते हो, हो सकता है बाद में युद्ध में क्या होते, हार भी जाते, वो आपको क्या हो सकता है, आपको यहाँ पर दहेज के रूप में क्या हो सकता है, बिना युद्ध के क्या हो सकता है, मिल सकता है। तो ऐसा ही कुछ नीति किसने अपनाया, यहाँ पर बिंबिसार ने अपनाया। बिंबिसार ने अपने कार्यकाल में 3 विवाह किए, 3 विवाह किए। अब देखिए 3 विवाह कौन कौन से हैं। पहला विवाह किया कौशल देश की राजकुमारी, कौशल देश की राजकुमारी कौशल देवी से, कौशल देवी से, कौशल देश की राजकुमारी कौशल देवी से। अब देखिए ये जो कौशल देवी हैं, ये कौशल देश के राजकुमार कौन थे उस समय, प्रसेनजीत। और ये प्रसेनजीत की क्या है, बहन। कई बार
एग्जाम में पूछ लेता है कि कौशल के राजकुमार कौन है, तो प्रसेनजीत या प्रसेनजीत का संबंध किस राजवंश से, किस राज्य से है, किससे है, वो कौशल राज्य से है। तो कौशल देश की जो राजकुमारी थी कौन थी, वो कौशल देवी। तो कौशल देवी से उन्होंने पहला विवाह किया। अब इस विवाह के करने के फायदे क्या हैं, फिर से दो यहाँ पर आएंगे। मगध के समय जो एक और पावरफुल जो राजतंत्रात्मक महाजनपद था वो कौन था, आपका कौशल था। तो मगध को अगर कहीं से खतरा था तो वो कहाँ था, आपको कौशल से भी खतरा था। तो पहला तो क्या हो गया कि अगर जो है कौशल से उन्होंने अगर वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए तो कौशल क्या हो गया, उनका संबंधी बन गया, तो कम से कम भविष्य में क्या नहीं करेगा, ये उन पर आक्रमण तो नहीं करेगा। दूसरा फायदा क्या हुआ कि कौशल देवी से विवाह करने के बाद एक इसके बदले में क्या मिला, मगध को काशी ग्राम मिला। काशी ग्राम बदले में क्या मिला, काशी ग्राम मिला। और इस काशी ग्राम से प्रति वर्ष 1 लाख की क्या होती थी, आय होती थी। तो आर्थिक रूप से भी ये क्या हो गए, अगर वो किसी क्षेत्र को जीतते हैं तो आर्थिक रूप से भी क्या करते, वहां पर प्रयास करते। तो ये आर्थिक रूप से क्या था, जो गांव बहुत महत्वपूर्ण था वो गांव इन्हें क्या हो गया, विवाह के उपरांत क्या हो गया, इन्हें प्राप्त हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि बिंबिसार ने जो पहला विवाह किया किससे किया, अगर एग्जाम में पूछता है किससे किया, कौशल देश की राजकुमारी प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से। इसके बदले में क्या मिला उन्हें, काशी ग्राम मिला, जहां से 1 लाख की आय प्रति वर्ष होती थी। अगला देखिए आप, दूसरा विवाह इन्होंने किया था लिच्छवी राजकुमारी चेलना से। दूसरा विवाह इन्होंने किया था लिच्छवी राजकुमारी चेलना से, चेलना। अब देखिए दूसरा विवाह किससे किया, लिच्छवी राजकुमारी चेलना। जैसा कि आपको मैं इसी लेक्चर में बताया कि 10 क्या थे आपके, 10 महाजनपद ऐसे थे जहां पर क्या था, गणतंत्र चलता था, और 6 महाजनपद ऐसे थे जहां पर क्या था, राजतंत्र था। तो गणतंत्र वाले महाजनपदों में सबसे पावरफुल कौन था, वज्जी संघ के अंतर्गत आने वाला वैशाली के लिच्छवी, और सबसे पावरफुल तो है ही कौन, आपका मगध। तो आप समझ सकते हैं कि मगध पावरफुल है ही। अब उसने संबंध स्थापित किससे कर लिया, एक और पावरफुल राज्य से, उसका नाम है क्या, आपका लिच्छवी। तो आप समझ सकते हैं कि वैशाली के लिच्छवी भी क्या हो गए, इनके संबंधी हो गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मगध की शक्ति और भी ज्यादा क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन आने वाले समय में इनके मध्य फिर से क्या होगा, मतभेद उत्पन्न होंगे, और अजातशत्रु के काल में क्या होगा, वो मतभेद बहुत आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, आक्रमण की स्थिति भी, युद्ध की स्थिति भी क्या होगी, उत्पन्न होगी। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। तीसरा देखिए आप, तीसरा जो विवाह किया बिंबिसार ने वो था मध्य देश। मध्य देश मतलब क्या है, वर्तमान पंजाब। मध्य देश की राजकुमारी, मध्य देश की राजकुमारी से क्या किया इन्होंने, विवाह किया। अब देखिए मध्य देश की राजकुमारी, अगर पंजाब की जो राजकुमारी है उससे विवाह करने के पीछे रीजन क्या हो सकता है, तो उस समय जो भारत था आपका, भारत की जो सीमा थी, जो सीमा का जो छोर होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, पंजाब ही था वो। तो आपने अक्सर देखा है इसके बाद जो भी आपके जो विदेशी आक्रमणकारी आपके आएंगे वो पश्चिमोत्तर भारत से क्या होते हैं, एंटर करते हैं। तो पश्चिमोत्तर भारत कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, आप देख सकते हैं अगर ये आपका इंडिया का, तो पश्चिमोत्तर भारत यहाँ कहीं पर क्या होगा, आपका पंजाब अगर होगा आपका यहाँ पर, तो ये क्या होगा, पंजाब की उस समय सीमा थी। तो आप समझ सकते हैं कि विदेशी आक्रमणकारी अगर आते हैं सबसे पहले अटैक कहां पर करेंगे, वो इन्हीं क्षेत्रों में करेंगे। तो मगध को अगर अपनी सीमा की सुरक्षा करनी है तो सीमावर्ती राज्यों से भी क्या करने पड़ेंगे, अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे। तो इसी के चलते किसने, बिंबिसार ने मध्य देश की राजकुमारी से क्या किया, विवाह किया। और उनके विवाह करने से जो फायदा किसको हुआ, जो बिंबिसार को हुआ, जो हर्यक राजवंश को हुआ, जो मगध राज्य को हुआ, वो फायदा क्या होगा कि सीमा की सुरक्षा है। फिर क्या सीमा में क्या हो गया, एक निगरानी के समान क्या हो गया, इन्होंने किसी को बैठा दिया। अब ये क्या करेंगे, अगर मान लीजिए विदेशी आक्रमणकारी आते हैं तो मगध को तुरंत क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, तब तक मगध क्या होगा, आपका संभल सकता है वो। तो इस तरह से क्या होगा, आपका विवाह कूटनीति, अगर क्या विवाह नीति के जरिए किसने, बिंबिसार ने क्या किया, अपना राज्य क्या किया, फैलाया, अपना साम्राज्य क्या किया, विस्तारित किया। तो ये क्या हो जाएगा आपका बिंबिसार का विवाह कूटनीति। यदि अगर एग्जाम में पूछता है कि बिंबिसार के विवाह कूटनीति का मगध राज्य पर प्रभाव लिखिए,
तो मगध राज्य का प्रभाव क्या पड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इससे क्या हुआ कि आर्थिक रूप से मगध क्या हुआ, सक्षम हुआ, क्योंकि 1 लाख की आय वाली जो गांव थी काशीग्राम, ये इनको मिल गया। दूसरा क्या होगा आपका, ये बिंबिसार काल की बात कर रहे हैं ना हम लोग, बिंबिसार के काल में क्या प्रभाव पड़ा है, क्या फायदे हुए किसको, मगध राज्य को। तो लिच्छवी इनके क्या हो गए, दोस्त बने जो सबसे पावरफुल थे। और तीसरा क्या होगा, पंजाब के साथ क्या हुआ, इनका संबंध स्थापित हुआ। इससे क्या हुआ, सीमा इनकी क्या हुई, सीमा सुरक्षा में इनको क्या मिली, सहायता मिली। अगर हम बात करें इसके आगे बिंबिसार के बारे में और कुछ चीजें जो एग्जाम में पूछ सकता है, वो है आपका बिंबिसार का संघर्ष किस राजवंश के साथ चलता रहा। तो बिंबिसार का संघर्ष अवंती राजवंश के साथ चलता रहा। अवंती, बिंबिसार का संघर्ष अवंती राजवंश के साथ चलता रहा और अवंती का शासक, बिंबिसार का संघर्ष अवंती राज्य के साथ चलता रहा और अवंती का जो शासक था वो था चंड प्रद्योत। अवंती का शासक कौन था, चंड प्रद्योत। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि बिंबिसार का संघर्ष किस शासक के साथ चलता रहा, तो वो क्या है आपका, चंड प्रद्योत। लेकिन इतिहास में कई जगह ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि चंड प्रद्योत के अंतिम समय में बिंबिसार ने एक वैद्य भेजा, कहां से, मगध से। उसका नाम था क्या, जीवक। तो प्रसिद्ध वैद्य जीवक को चंड प्रद्योत के इलाज के लिए क्या किया गया था, भेजा गया था। किसने भेजा था, तो बिंबिसार ने भेजा था। तो यहाँ पर अगर देखें एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, तो पहला तो क्या हो जाएगा, मगध राज्य का पहला राजवंश कौन सा है आपका, हर्यक। हर्यक राजवंश का संबंध इतिहास में किससे जुड़ा जाता है, तो जरासंध के काल से, जरासंध के इतिहास से जुड़ा जाता है। हर्यक राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, बिंबिसार है। बिंबिसार का अन्य नाम क्या है, श्रेणिक। बिंबिसार की विवाह कूटनीति ने कितने विवाह किए, 3 विवाह किए। पहला कौशल देश की राजकुमारी कौशल देवी से, उसके भाई का नाम क्या था, प्रसेनजीत। दूसरा है लिच्छवी राजकुमारी चेलना से। तीसरा किससे किया, मद्र देश की राजकुमारी से। उसके बाद अगर पूछ सकता है तो क्या पूछेगा वो कि बिंबिसार का संघर्ष किससे चलता रहा, तो अवंती के शासक चंड प्रद्योत से। लेकिन चंड प्रद्योत के इलाज के लिए किसको भेजा गया था, जीवक को किसने, बिंबिसार ने भेजा था। ऐसा भी इतिहास में क्या है, उल्लेख मिलता है। तो अगर पूछता है कि जीवक किसके दरबार में था, फिर किसका वैद्य था, तो वो था किसका, बिंबिसार का। किसके इलाज के लिए भेजा गया था, तो अवंती के शासक चंड प्रद्योत के इलाज के लिए, जिससे संघर्ष चलता रहा। ऐसा इतिहास में उल्लेख है किसका, बिंबिसार का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसके बारे में, बिंबिसार के बारे में। यदि हम मेंस के बारे में बात करें तो मुख्य परीक्षा में अगर पूछना चाहे, हालांकि पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर वो पूछता है तो एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है किससे, बिंबिसार से। और वो क्वेश्चन क्या होगा कि विवाह कूटनीति से आप क्या समझते हैं, बिंबिसार के संदर्भ में से क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए, ये पूछ सकता है। या फिर बिंबिसार की विवाह कूटनीति से मगध राज्य को क्या लाभ हुए, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, मगध राज्य का पहला राजवंश कौन, हर्यक राजवंश, और उसका प्रथम शासक बिंबिसार पर हमने क्या किया, चर्चा किया। अगली वीडियो हम क्या देखेंगे, इसके आगे जो इनका पुत्र है कौन, अजातशत्रु, जो क्या करेगा, जो बिंबिसार की हत्या कर देगा और हत्या करने के बाद क्या बनेगा, वो राजा बनेगा। तो इसके इतिहास पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखते हैं अगले वीडियो में किसको, हम अजातशत्रु के बारे में। यदि आप CGPSC मुख्य परीक्षा का जो वीकली टेस्ट सीरीज जो हमारे यहाँ चलता था, वो वीकली टेस्ट सीरीज फिर से प्रारंभ होने वाला है। और जो इसके पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, जहां पर बहुत जल्द CGPSC प्रारंभिक परीक्षा, रेलवे NTPC और ACF का फिर से क्या होने वाला है, आपको वहां पर टेस्ट सीरीज प्रारंभ होने वाला है। तो मुख्य परीक्षा जुड़े हुए मेंस टुडे, वहां पर हर दिन क्या किए जाते हैं, पोस्ट किए जाते हैं, कहां पर, आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर, जो आपके लिए क्या हो सकता है, बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, वहां जाकर प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो आपका वो कौन सा, अजातशत्रु के बारे में। चलिए, थैंक यू सो मच।